ब्लैक रॉक ग्रुप के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो इतना समझ लो, ये इतने अमीर लोग हैं कि दुनिया की अमीर लोगों की जो लिस्ट है ना, उसमें अपना नाम आना भी अपनी तौहीन समझते हैं। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ब्लैक रॉक के बारे में सर्च करके देख लो। भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए अब इतना पावरफुल संगठन सीआईए के इशारे पे एक्टिव हो गया है। चुनाव के तीसरे चरण से पहले अमेरिकी सीआईए एजेंट डोनाल्ड लू भी भारत आ चुका है। डोनाल्ड लू दूसरे देशों में सरकारें गिराने के लिए बदनाम इंसान है। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिराने के पीछे इसी डोनाल्ड लू का हाथ था, यह बात इमरान खान ने कही थी। अभी 3-4 दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बयान दिया था कि अमेरिका भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। इन षड्यंत्रकारियों को टक्कर देने के लिए भारत में मौजूद राष्ट्रवादी लोगों का प्रयास सुविधाओं के अभाव के चलते पर्याप्त नहीं है। इसलिए भारत के राष्ट्रवादी नागरिकों की जिम्मेवारी और बढ़ गई है। देखिए, आजकल जब दो पक्षों के बीच लड़ाई होती है तो वही पक्ष जीतता है जिसके पास लड़ने के लिए प्लेटफॉर्म हो। अब इन असुरी शक्तियों के पास पैसा भी है और प्लेटफॉर्म भी। मोदी का जो ग्राफ ऊपर चढ़ा है उसको नीचे करने का इनका जो प्लान है, हम उस प्लान को समझेंगे। धारा 370 और राम मंदिर, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिनका तोड़ इनके पास नहीं है। तो अब इनका पूरा प्रयास कि भारत की जनता के सामने इन मुद्दों को छोटा करके सामने रखा जाए और दूसरे अन्य हवाई मुद्दे भारत की जनता के सामने बड़े करके रखे जाएं। जैसे बेरोजगारी, मोदी की तानाशाही, मोदी लोकतंत्र को खत्म कर देगा, मोदी संविधान को खत्म कर देगा, ताकि भारत की जनता इनके भ्रमजाल में फंसकर कंफ्यूज हो जाए। अब ये लाल मिर्चन इन हवाई मुद्दों को अपना ऊपर नीचे और आगे पीछे का जोर लगाकर आसमान में उछालेंगे। इनका मानना ये है, इनके इस प्रयास के बाद आप वोट देते वक्त उन सभी कामों को भूल जाएंगे जो इस सरकार ने किए हैं। बस आपके दिमाग में वोट देते समय केवल वही हवाई मुद्दे रहने चाहिए जो ये चाहते हैं। और जो विदेश में बैठे इन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, उन्होंने इनको ये विश्वास भी दिला दिया है कि इनके भ्रम जाल में भारत की जनता फंसेगी। देखिए, मोदी सरकार द्वारा जो जनता के वेलफेयर के लिए काम करे ना, अगर जनता उनको वोट देते समय भूल भी जाए ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम मोदी सरकार ने जो किए हैं, आपको उन्हें नहीं भूलना। पहले तो उन छोटे मोटे कामों को मैं आपको गिना देता हूँ जो मोदी सरकार ने भारत के नागरिकों के लिए किए। कितने सिलेंडर भाजपा ने बांटे, भूल जाओ। कितने शौचालय बनाए, ये भी भूल जाओ। कितने गरीबों को घर दिया, ये भी भूल जाओ। भाजपा की डायरेक्ट बेनिफिट योजना को भी भूल जाओ, आयुष्मान कार्ड भी भूल जाओ। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंच गया, ये भी भूल जाओ। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना भी भूल जाओ। हर रोज 37 किलोमीटर रोड का निर्माण हो रहा है, उसे भी भूल जाओ। जो पिछले 60 साल में 91,000 किलोमीटर के आसपास था, वो मात्र 10 साल में 1,46,000 किलोमीटर पहुंच गया है, इसे भी भूल जाओ। 60 साल में 149 एयरपोर्ट थे, लेकिन पिछले 10 साल के भीतर 70 नए एयरपोर्ट बन गए, इसे भी भूल जाओ। जितने भी नए एम्स हॉस्पिटल बने भूल जाओ, आईआईटियों को भी भूल जाओ। मात्र पिछले 6 महीने में 67 लाख ईपीएफओ अकाउंट खुले हैं। ईपीएफओ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये खाता उन्हीं लोगों को खुलता है जिनकी पहली बार नौकरी लगती है। और अगर पिछले 6 साल का डेटा उठा के देखा जाए तो ये आंकड़ा 6 करोड़ 43 लाख पार कर जाता है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन द्वारा 44 करोड़ 46 लाख लोगों को लोन दिया गया अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए, जिसमें कि 69% महिलाएं हैं। लेकिन ये सब भूल जाओ। वंदे भारत ट्रेन भूल जाओ, बुलेट ट्रेन के निर्माण कार्य को भूल जाओ। 80 के शुरुआती दशक में वो फोर्स खरीदी थी, उसके बाद नील बटा सन्नाटा। पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंथनी ने अपनी खाली जेब दिखाते हुए कहा था, राफेल खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं। लेकिन इधर 777 होविजर, चुनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, राफेल, धनुष, S-400, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत, PI-8 पनडुब्बी हंटर, इसके अलावा सर्विलेंस और अटैक ड्रोन, कई लाख अमेरिकी असॉल्ट राइफलें, नए तेजस जहाजों के निर्माण का ऑर्डर, ये सब पैसे से आता है। और इन सब चीजों को खरीदने के लिए इतना पैसा केवल उसी सरकार के पास हो सकता है जो भ्रष्ट ना हो। मैं तो कहता हूँ इन सब चीजों को भी भूल जाओ। इन चीजों को हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अंधभक्त हैं। लेकिन ये मत भूलना, भाजपा ने जात पात की राजनीति की जगह सनातन का परचम लहराया। लोगों ने भाजपा पर हिंदू मुसलमान की राजनीति का आरोप लगाया। लेकिन 10 साल में एक भी मुस्लिम भाई ने शिकायत नहीं की कि उसके साथ सरकारी योजनाओं में उसके धर्म को लेकर कोई भेदभाव किया हो। भाजपा सरकार ने जो काम किया जो भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन धूर्तों के जाल में ना फंसे, इसलिए आपको जो बात कह रहा हूँ वो बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहली बात, धारा 370 का हटना, ये इतना बड़ा कदम था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। दूसरी बात, ए के एंथनी ने अपनी खाली जेब दिखाते हुए कहा था कि पैसे कहाँ हैं राफेल खरीदने के लिए। अगर सरकार के पास 2011-12 में पैसे नहीं थे तो मोदी ने हथियारों का भंडार कैसे लगा दिया। तीसरी बात, पहले भारतीय कश्मीर में पाकिस्तान के साथ मिलने की बात होती थी, लेकिन आज श्रीनगर में फार्मूला वन दौड़ रही है और पाकिस्तान वाले कश्मीर में भारत के साथ मिलने के लिए संघर्ष चल रहा है। वहां पे पाकिस्तानी सेना के रेंजर और पुलिस वालों को मार मार के लोग पहाड़ से नीचे फेंक रहे हैं।
चौथी बात, 26/11 की घटना के बाद भारत सरकार मूर्ख दर्शक बनी रही और पूरा भारत डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन अब भारत झन्नाटेदार थप्पड़ मारता है। इसके अलावा हमने इससे पहले कभी नहीं देखा ना सुना। भारत सरकार भारतीय नागरिकों को विषम परिस्थितियों में विदेश से बचा कर लाए। पांचवी बात, पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए भारत की सत्तारूढ़ पार्टी के सीनियर दिग्विजय सिंह ने एक किताब का विमोचन किया था, जिसमें लिखा था 26/11 भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और हिंदू संगठनों की साजिश है। छठी बात, राहुल गांधी ने भगवा आतंकवाद का नाम दिया था। सातवीं बात में मत भूलना कि राहुल गांधी ने कहा था भारत को जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन से खतरा नहीं है, हिंदू संगठनों से। उसने विदेशियों के सामने बैठकर हिंदू संगठनों की तुलना आईएसआई जैसे आतंकी संगठन से की थी। आठवीं बात, अगर भारत धर्मनिरपेक्ष है तो भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? वक्फ बोर्ड क्यों है? गुरुकुल खोलने की इजाजत नहीं लेकिन मदरसे खोलने की इजाजत क्यों है? जामिया और एएमयू में सरकारी कॉलेज होने के बावजूद अन्य कॉलेज की तरह आरक्षण क्यों नहीं है? अब ये बात तो हमें खुद समझनी चाहिए। अगर बीजेपी का कोई बड़ा लीडर ये बात कहेगा तो ये सारे एक साथ भेड़िए की तरह उस पर झपट पड़ेंगे और वो कहेंगे भाजपा हिंदू मुसलमान कर रही है। अब सीन देखो कैसा है, ये लोग वक्फ बोर्ड के लिए ऐसा कानून भी बनाए। अगर वक्फ बोर्ड आपकी प्रॉपर्टी पर अपना नाजायज पंजा मार दे तो उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, केस वहीं पर खत्म। आईआईटी जेनी से थोड़ा आगे संजय बन जाए, जो कि गुड़गांव तक जाता है, वहां पर नकली कब्रें क्यों बनाई जा रही है? ताकि थोड़े समय के बाद वक्फ बोर्ड उस जमीन पर अपनी दावेदारी ठोक सके, फिर आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। राम मंदिर के विरोध में अपना वकील ये क्यों बताते हैं? हिंदू संगठनों को आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक कहते हैं। अगर आपने इनके कुकर्मों को उजागर करने की कोशिश की तो तुम्हारे मुंह को बड़ा सा पोस्टर चिपका देते हैं कि ये तो हिंदू मुसलमान करता है। मतलब कि सारी मवाद ये फैलाते हैं। अगर कोई इनके गंदे मंसूबों को उजागर कर देता है तो ये उसे सीधा मुस्लिम विरोधी का तमगा लगाकर बदनाम कर देते हैं। उसके राजनीतिक कैरियर और सामाजिक कैरेक्टर को असैसिनेट करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस में एक नायाब गुठली है, मणिशंकर अय्यर। भाई पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानियों से कह रहे थे मोदी को हराने में हमारी सहायता करो। क्यों भाई? ये बात भारत की जनता से कहने में क्या शर्म आ रही थी? या भारत की जनता को मूर्ख समझते हो और सारे तुम्हारी नजर में सारे समझदार लोग पाकिस्तान में ही रहते हैं? मजे की बात तो देखो, जितने भी लाल मीरचंद हैं वो भाजपा पर ये कहते हुए आक्रमण करते नजर आएंगे कि चुनाव में बिना पाकिस्तान का नाम लिए भाजपा जीत नहीं सकती। ये जितने भी लाल मीरचंद हैं ये बेरोजगारी का रोना रोते नजर आएंगे, क्योंकि वोट देते वक्त भारत की जनता का ध्यान भटकाकर ये धारा 370 और बहुत से राष्ट्रीय मुद्दों से हटाना चाहती है। अब बात कड़वी लगेगी लेकिन सच है, बोल देता हूँ। नालायक बेरोजगार थे, नालायक बेरोजगार हैं और नालायक बेरोजगार रहेंगे। या मुझे कोई ऐसा वक्त बता दो जब भारत में सभी के पास रोजगार था। ध्यान से सुनो मेरी बात, रोजगार सरकार किसी को नहीं देती। न भूतकाल में दिया है, न वर्तमान में दे रही है और न भविष्य में कोई सरकार देगी। सरकार केवल आपको योग्य बनाने के लिए सुविधाएं दे सकती है, रोजगार उत्पन्न करने के लिए योजनाएं बना सकती है, किसी जॉब को अप्लाई करने के लिए किसी कंपटीशन में बैठने का अधिकार दे सकती है और इन अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी भी दे सकती है। आपको शर्तों सहित आर्थिक मदद भी दे सकती है लेकिन रोजगार नहीं दे सकती। यदि कोई राजनीतिक दल आपको रोजगार देने की गारंटी देता है तो वो झूठ बोल रहा है। रोजगार का सीधा संबंध आपके दोनों हाथ और दिमाग से है। केवल यही सत्य है रोजगार के विषय में। अब मैं आपको 10वीं बात बताता हूँ जो वोट देते समय आपको नहीं भूलनी है, वो है राम मंदिर। आप सोच कर देखो, भारत में श्री रामलला का मंदिर वापस बनवाने में 500 साल लग गए, वो भी हिंदू बहुल देश में। भारत का विभाजन हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर हुआ था। इसका सीधा अर्थ यह हुआ, यदि एक हिस्सा मुस्लिम राष्ट्र है तो दूसरा स्वतः ही हिंदू राष्ट्र हो गया। यदि आप काले और सफेद रंग को रंग के आधार पर विभाजित करोगे तो एक तरफ काला और दूसरी तरफ स्वतः ही सफेद हो जाएगा। पहली बात, जब इस्लाम ना तो भारत की परंपरा से उपजा था ना ही वो भारत की संस्कृति से निकला है, तो फिर भारत की जमीन का टुकड़ा देना एक विदेशी धर्म के नाम पे कहाँ तक उचित था? इस सब के बावजूद भी 75 साल से राम मंदिर को केवल राजनीतिक मुद्दा बनाकर रखा था इन्होंने। इधर ये लोग भाजपा पर तंज कसते थे और राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। भाजपा ने 22 जनवरी 2024 की तारीख लाल मीरचंद के मुंह पर दे के मारी। कोई मुझे अंधभक्त कहता है तो कहने दो, मुझे अपनी परवाह नहीं। समाज में मुझे अच्छा समझा जाए, मुझे इस बात की लालसा भी नहीं। मुझे अपने राष्ट्र की और अपने दसियों हजार साल से सजो कर रखी संस्कृति, परंपरा और हिंदुत्व की चिंता है और मुझे इस बात पर गर्व है। जो भारत के लिए समर्पित है उनके लिए मेरा समर्पण है। मैं मोदी योगी भाजपा का समर्थक हूँ। जब तक भाजपा राष्ट्रवादी है तब तक मैं इनका समर्थक रहूंगा। इस भागदौड़ की दुनिया में भारत का जो साधारण नागरिक है वो अंतर्राष्ट्रीय साजिशों को नहीं समझता। ताकतवर मुल्क जो होते हैं वो अपना वर्चस्व बनाए रखें तो उनके लिए जरूरी हो जाता है कि अन्य मुल्कों में ऐसी सरकारें आए जो उनकी जी हुजूरी करें
और उन देशों के हित के अनुसार अपने देश की पॉलिसी बनाए। अपने हितों को साधने के लिए अमेरिका ने फिलीपींस में सरकार गिरा दी थी। ठीक वैसे ही आंदोलन के द्वारा जैसे कि आंदोलन भारत में अन्ना हजारे ने किया था। फिर मैक्सेसे को वहां का राष्ट्रपति बनाया था। वही मैक्सेसे है जिसके नाम का मैक्सेसे अवार्ड अरविंद केजरीवाल को मिला था। सरकारें गिराने का काम अमेरिका करता आया है। उसके लिए अमेरिकी सीआईए ने कई फ्रंट खोल रखे हैं। सीआईए के फ्रंट की एक मैगजीन ने भारत में नागरिकों के अधिकार और उनकी दशा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नागरिकों से भी बुरी बताई थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग भारत के खिलाफ किस लेवल का प्रोपेगेंडा करते हैं। सीआईए के जितने भी फ्रंट हैं, जैसे कि बैंकर्ड ग्रुप, ब्लैक रॉक फंड एडवाइजर, फोर्ड फाउंडेशन, कैपिटल रिसर्च मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, गेट फाउंडेशन, जैक्सा स्क्वायर पार्टनर, सिख फॉर जस्टिस, अमेरिकन सॉलिडेरिटी सेंटर, ये वही सॉलिडेरिटी सेंटर है जो भारत में 75 किसान ऑर्गेनाइजेशनों के साथ मिलकर किसान आंदोलन चला रही थी। वहां एक कम्युनिटी अगेंस्ट हेट भी है, जिसके मेंबर साउथ इंडिया में आकर हिंदू फोबिक लिटरेचर फैलाते हैं। क्या आप कभी सोच सकते हैं भारत की कोई ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में जाके प्रभु यीशु के बारे में कोई गलत प्रचार करे? लेकिन ये लोग अमेरिका से आके भारत में ऐसा करते हैं। पाकिस्तानी आईएसआई के अधिकारी इकबाल चौधरी को नकली सरदार हरभजन सिंह भिंडर बनाकर खालिस्तान को जो सपोर्ट कर रही है अमेरिका की सीआईए, ये बात क्या हमें मालूम नहीं है? खालिस्तान का जो नकली फ्रीडम मूवमेंट है, ये केवल एक प्रेशर पॉइंट है भारत का हाथ मरोड़कर अपनी बात मनवाने के लिए। आप खुद सोचो, खालिस्तानी कीड़ा केवल तभी क्यों बिलबिलाता है जब भारत में कोई आंदोलन चल रहा हो? भाई उनकी तो मांग सो कॉल्ड आजादी की है, तो अपनी आवाज उठाने के लिए वो भारत में किसी आंदोलन का इंतजार क्यों करते हैं? लोकतंत्र में आप एक ऐसे वोटर से जो रिक्शा चलाकर मेहनत मजदूरी करके अपनी दिनचर्या चलाता है, क्या वो जानता है साउथ इंडिया में चल रहे द्रविड़ मूवमेंट के पीछे किन विदेशी शक्तियों का हाथ है? क्या उनके पास ये जानकारी है? क्या वो ये बात जानता है कि विदेशी खुफिया एजेंसियां किस प्रकार से षड्यंत्र रचती हैं? हमारा मुकाबला इन असुरी ताकतों से है। ये लोग अपने षड्यंत्र में सफल ना हो, इनकी जिम्मेवारी हमारी है। हम इनको सफल नहीं होने देना। पिछले 1000 साल से विदेशी षड्यंत्रों का हम शिकार रहे हैं, लेकिन अब नहीं। आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करने से पहले अपने मोबाइल में सेव कीजिए और उन 10 पॉइंटों को वोट देते समय याद रखिएगा जो इस वीडियो में बताए गए हैं। इस लड़ाई को जीतने के लिए 3 मंत्र हैं। पहला, आपको कोई अंधभक्त कहता है, आपको कोई गोदी मीडिया कहता है, तो कहने दो। हम राष्ट्रवादी हैं और रहेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही इनकी नजरों में हमें अच्छा बनने का कोई शौक है। हमारा विजन एकदम साफ है, देश की तरक्की ही हमारी तरक्की है। दूसरा मंत्र याद रखना, दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। हमारा दुश्मन पाकिस्तान और चीन है, और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती किसके साथ है? अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के साथ। ये बात तो पक्की है, पाकिस्तान कभी भी भारत की तरक्की नहीं चाहेगा। और पाकिस्तान जानता है कि भारत की तरक्की को रोकना है तो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे लोगों को भारत की सत्ता में आना चाहिए, जिसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, जो कि हम होने नहीं देंगे। अब बात आती है, मैं खुद मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनता हुआ क्यों देखना चाहता हूँ। लोगों के अपने अपने मुद्दे होंगे, लेकिन मेरे दो बड़े मुद्दे हैं। पहला, मैं चाहता हूँ चीन के साथ नेहरू ने जो समझौता किया था उसे रद्द करते हुए तिब्बत को भारत सरकार स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करे। चीन को बैकफुट पर डालना बहुत जरूरी है। चीन की सीमाएं भारत से लगभग 3000 किलोमीटर दूर हैं। 3000 किलोमीटर दूर से पूरे तिब्बत को टाप कर इस तरफ आके वो हमारे अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख में अपनी दावेदारी ठोकता है। इसके अलावा पाकिस्तान अपने नाजायज कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के एक बहुत बड़े एरिया को चीन को लीज पर देने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसके बस की नहीं है कि भारत से टक्कर ले। वो इस प्रकार की साजिश रच रहा है। अगर ऐसा करने में पाकिस्तान कामयाब हो गया तो चीन भारत के सर पर आकर बैठ जाएगा। मोदी तो पहले ही कह चुके हैं, अभी तक जितने भी काम हुए वो तो छोटे मोटे काम थे, बड़े काम तो अब होने वाले हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, 4 जून के बाद मोदी सरकार 90 दिन के अंदर एक बड़ा डिसीजन लेने वाली है। और जहां तक मेरा अनुमान है, अब तक पाकिस्तान ने जितना भी इलीगली भारत के हिस्सों पर कब्जे किया हुआ है, मोदी सरकार उनको डेफिनेटली लेने वाली है। इसके लिए हमें मोदी सरकार के हाथ मजबूत करने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान और चीन को कोई उसकी औकात पर रख सकता है तो वो मोदी ही है। इसलिए हमें तिब्बत का पत्ता खेलना ही पड़ेगा। सीएए, एनआरसी की सफलता और रोहिंग्याओं की घुसपैठ, इन सब समस्याओं की जड़ चीन के अंदर ही है, और इसका इलाज तिब्बत के काट के अंदर ही है। इसके अलावा मोदी सरकार संसद में कानून पास करे कि भारत की जनता को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर अपनी भावना प्रकट करने का अधिकार होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर अपनी भावना प्रकट करने का अधिकार भारत की जनता के पास होगा, तो लोग न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी खुलकर बोलेंगे। कुल मिलाकर न्यायपालिका भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। जिस प्रकार से राजनेताओं को भ्रष्टाचार पर टीवी में डिबेट होती है, इसी प्रकार से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार हो या कोई न्यायाधीश भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए तो उस पर भी मीडिया में चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा संसद में पारित किसी कानून पर न्यायालय को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।
क्योंकि संसद सर्वोच्च है, वो न्यायपालिका से ऊपर है। संसद का कार्य कानून बनाना है और न्यायपालिका का कार्य उसको इम्प्लीमेंट करने तक ही सीमित है। उसके ऊपर टिप्पणी करने का न्यायालय का कोई अधिकार नहीं है। अगर संसद में कोई भी कानून पास होता तो उसकी जिम्मेवारी सीधे तौर पर जनता की होती है, क्योंकि सभी सांसद भारत की जनता द्वारा चुने जाते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति लोकमत से नहीं होती और उनकी नियुक्ति में सिफारिश भी शामिल होती है। इसलिए नैतिक और प्रशासनिक दोनों ही सूरतों में इसकी टिप्पणी संसद द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव पर आधिकारिक तौर पर ना जाया जाए। संसद द्वारा पास किसी कानून पर न्यायालय कोई टिप्पणी करता है तो लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया द्वारा संसद के गठन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ये एक प्रकार से सीधे लोकतंत्र की हत्या है। अगर किसी जज को कोई असहमति है तो वो अन्य प्लेटफॉर्म पर अन्य नागरिक की तरह टिप्पणी करे, लेकिन जज की कुर्सी का इस्तेमाल संसद में पारित कानून पर नहीं हो सकता। और ऐसा हो भी सकता है, इसके लिए कांग्रेस जैसी विल पावर चाहिए। कांग्रेस ने एक कानून बनाया था वक्फ बोर्ड के खिलाफ, आप अदालत में नहीं जा सकते, तो आप अदालत में नहीं जा सकते उसके खिलाफ। भाजपा कम से कम लोकतंत्र के सम्मान में एक कानून तो बना ही सकती है। देखो, भारत का ताना बाना इतना पेचीदा है कि इस देश को चलाने के लिए डंडे की आवश्यकता है, वही डंडा जो मास्टर जी के हाथ में होता है। लाल मिर्चन मोदी को हिटलर कहते हैं। मोदी को हिटलर ही क्यों कहते हैं? मोदी को माओ क्यों नहीं कहते? माओ तो हिटलर जैसे चुन्नू मुन्नू को अपनी जेब में लेके घूमता था। माओ ने 6 करोड़ आदमी निपटा दिए थे। बचे कुछ बेचारों ने अपनी जान टापू पर जाकर बचाई थी। उस टापू को हम ताइवान के नाम से जानते हैं। मोदी को ये माओ नहीं कहेंगे, क्योंकि एक साथ 60 मिलियन लोगों को निगलने वाले माओ को तो ये अपना बाप समझते हैं। तो ये अपने बाप का नाम मोदी को कैसे दे देंगे? अब लगे हाथ लोकतंत्र की हत्या पर भी दो शब्द कह दूं। बात 29 अप्रैल 1946 की है। कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने के लिए सभी 15 राज्यों से कांग्रेस कमेटी द्वारा वोट पत्र के माध्यम से कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचे। ये बात पहले से ही तय थी, जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा वही भारत का प्रथम प्रधानमंत्री भी होगा। उन वोटों को खोला गया। 15 में से 12 पटेल के पक्ष में थे। 3 मत पत्र खाली थे। किसी भी मत पत्र में नेहरू का नाम नहीं था। गांधी ने नेहरू को बुलाया और कहा, तुम्हारा तो किसी भी मत पत्र में नाम ही नहीं है। तो नेहरू ने धमकाते हुए कहा, देखिए, कांग्रेस का अध्यक्ष तो मैं ही बनूंगा, भारत का पहला प्रधानमंत्री भी मैं ही बनूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कांग्रेस का विभाजन करना पड़े। गांधी ने नेहरू को भेज दिया और पटेल को बुलाया और उनसे अध्यक्ष पद से अपना वो नाम वापस लेने के लिए कहा गया। पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया। मेरे जहां तक ख्याल है, आचार्य कृपलानी उस वक्त गांधी जी के पीए थे। गांधी जी ने उनको जिम्मा सौंपा कि वो जाएं और राज्यों की कमेटियों को नेहरू का नाम प्रपोज करने की सिफारिश करें। आचार्य कृपलानी ने अपनी पुस्तक में ये भी लिखा है कि जब उन्होंने गांधी जी से पूछा कि आपने नेहरू का फेवर क्यों किया, तो गांधी जी ने कहा, मैं जानता हूं नेहरू पटेल के अंडर काम नहीं कर सकता। इसके अलावा अंग्रेजों की पहली चॉइस भी नेहरू है। तो जिस कांग्रेस ने भारत के आजाद होने से पहले ही लोकतंत्र का गला दबा दिया था, वो ये बात ना करें कि मोदी लोकतंत्र खत्म कर देगा। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पर। जब ब्लैक रॉक जैसे संगठन और डोनाल्ड लू जैसा बदनाम आदमी भारत के चुनाव को प्रभावित करने भारत आ चुका है, तो इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब आप अपनी कमर कस लो। ऊपर बताए गए 10 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। अब आते हैं राहुल गांधी के एक बयान पर। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि इंडी गठबंधन की सरकार आएगी तो वो एक सर्वे के माध्यम से यह पता लगाएगी कि किस वर्ग के पास कितना धन है। उसने जायज धन या नाजायज धन की बात नहीं की। उसने ये कहा कि जिसके पास अधिक संपत्ति है वो गरीब में बांट दी जाएंगी। ये बात आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इससे निष्क्रिय आदमी और निष्क्रिय हो जाएगा, और जो काम करना चाहता है वो फिर मेहनत काम क्यों करेगा और इस तरह से देश का भट्टा बैठ जाएगा ना। मैं ये बात आपको नहीं बताना चाहता। मैं तो केवल ये बताना चाहता हूँ, यही राहुल गांधी की खटाखटी योजना है। इतना अक्कल से पैदल है ये। बताओ, ये इंदिरा गांधी का पोता है जो देश में किसी योजना के बजाय पंचतंत्र के बंदर की स्कीम भारत में लागू करने की बात कर रहा है, जिसमें एक बंदर 2 बिल्लियों में रोटी बांट रहा था कि किस बिल्ली के पास ज्यादा रोटी है, किस बिल्ली के पास कम। इसकी रोटी छीनी उसे दी, उसकी रोटी छीनी इसे दी। भाई गजब का टोपीबाज इंसान है ये। कल्पना करो, अगर ये देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो देश का सत्यानाश करने में कितने दिन लगाएगा। इस बात को मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इसकी एक डोर तो चीन के हाथ में रहेगी, दूसरी डोर रहेगी अमेरिका के हाथ में, और बीच बीच में पाकिस्तान के कहने पे भी ठुमके लगाया करेगा। चलिए, अगर ब्लैक रॉक के पास पैसा है तो आपके संपर्क में 10 राष्ट्रवादी लोग हैं जिनको आप ये वीडियो पहुंचा सकते हैं। आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। इस वीडियो को डाउनलोड करो और उसे भी शेयर करो। सोशल मीडिया के अलावा व्यक्तिगत तौर पर आप जितने भी लोगों को जानते हो, उन लोगों को इन विदेशी ताकतों के द्वारा भारत में जो लाल मिर्चन भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, उस जाल में लोग ना फंसे, उनको रोकने का कर्तव्य आपका है। आपको लक्ष्य से नहीं भटकना, आपका निशाना मछली की आंख पर ही टिका रहना चाहिए। अब हमारी जिम्मेदारी वोट देना ही नहीं, बल्कि लोगों को इनके द्वारा फैलाए गए भ्रम जाल से भी बचाना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।